ताइवान की उम्मीदों के ऊपर पानी कैसे फिरने वाला है? भारत का इसमें क्या रोल होगा? उसके बाद टाटा कंपनी के क्लोथिंग ब्रांड्स जूडियो को फलस्तीन के कारण क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है? इसके साथ ही टर्की को भारत ने इस बार कौन सी वार्निंग दी है और दुनिया के 10 देशों के लीडर्स भारत क्यों आने वाले हैं? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की ट्रकिंग इंडस्ट्री के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आज है डेट 8 जून और आज के बाद से भारत में जितने भी मीडियम एंड हैवी ट्रक्स की सेल होगी, सबके अंदर ऐसी कैबिन्स लगे होंगे। ड्राइवर कंफर्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ऐसी कैबिन्स को मैंडेटरी कर दिया था। 8 जून से मीडियम और हैवी कैटेगरी के ट्रक्स और 1 अक्टूबर 2025 के बाद से सभी तरह के ट्रक्स के अंदर ऐसी कैबिन्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस रूल को फॉलो करने के लिए सभी ट्रक कंपनीज को 1 साल का समय दिया गया था और इस बीच सभी कंपनीज ने नए ऐसी कैबिन वाले मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि कीमत भी कंपनीज बायर से ही वसूल कर रही है। ऐसी यूनिट लगाने के ऊपर ट्रक्स की कीमत 1 से 1.5% तक बढ़ा दी गई है। ड्राइवर्स का कहना है कि ऐसी कैबिन के कारण उनकी गाड़ी की माइलेज 5 से 10% तक कम हो सकती है। लेकिन सरकार का कहना है कि भारत के ट्रक ड्राइवर्स की कंडीशन और स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए यह बहुत ही जरूरी फैसला था। इससे रोड सेफ्टी भी प्रमोट होगी और ड्राइवर्स गर्मियों में रोड के ऊपर ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे और एक्सीडेंट्स कम होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टाटा कंपनी और टाटा कंपनी के सब क्लोथिंग ब्रांड्स जीडीओ और वेस्ट साइड को लेकर। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए जो केरला से आ रही हैं। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एसआईओ केरला नाम के संगठन से। न्यूज आ रही है कि केरला में यह लोग अब फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाते हुए जूडियो और वेस्ट साइड को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरला की स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन के झंडे, पोस्टर्स और बैनर लेकर जूडियो के शोरूम्स के बाहर जाकर इनको बंद करने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी लोगों से अपील की है कि जीडीओ और वेस्ट साइड इन दोनों ही कंपनीज के क्लोथ्स को यानी इन दोनों कंपनी के कपड़ों को बॉयकॉट किया जाए। ये दोनों क्लोथिंग ब्रांड्स टाटा के हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं एंड इनके इजराइल के साथ लिंक्स हैं। बैनर के ऊपर मैसेज लिखा गया है कि जूडियो के कपड़ों के ऊपर फलस्तीन के लोगों का खून है, इसलिए यहां के कपड़े ना लें। इवन मिसाइल्स के ऊपर टाटा कंपनी का लोगो लगाकर ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मानो टाटा कंपनी की मिसाइल्स ही इजराइल आज की डेट में गाजा के लोगों के ऊपर फायर कर रहा हो। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि टाटा के इजराइल एरोस्पेस और कई सारी इजरायली डिफेंस कंपनीज के साथ टाई अप हैं। टाटा कंपनी अपने आर्मर व्हीकल्स इजराइल को सप्लाई करती है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ टाटा के काफी डीप कनेक्शंस हैं, इसलिए वह टाटा के क्लोथिंग ब्रांड्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली टाटा भी फलस्तीन और गाजा के लोगों की हत्या में मदद कर रही है। हालांकि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का यह प्रोटेस्ट केवल केरला तक ही सीमित रहा है। टाटा के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए केरला की जो बीजेपी विंग है, उनके मिनिस्टर्स और बीजेपी सपोर्टर्स जीडीओ और वेस्ट साइड जाकर वहां पर शॉपिंग भी कर रहे हैं और पिक्चर्स अपलोड करके स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को भी टैग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ताइवान के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ताइवान की गवर्नमेंट ने भारत को कांटेक्ट करके हमसे मदद मांगी है। मदद भी ऐसी है कि भारत पूरी नहीं कर सकता है। रिसेंटली पहलगाम हमले के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम काफी असरदार साबित हुए थे। खासकर जो भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है
वो टर्की और चाइना के ड्रोन्स और लाइटिंग मिनिशंस के खिलाफ काफी असरदार साबित हुआ था। इसको DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। और खास बात यह है कि D4 एंटी ड्रोन सिस्टम में सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों का ही ऑप्शन है, यानी कि एनिमी के ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जैम करने के बाद GPS प्रूफिंग करने में भी सक्षम है। और इसमें लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी लगे हैं जो लेजर बीम की मदद से एनिमी के ड्रोन्स को गिरा सकते हैं। अब होता क्या है कि हथियार तो कई सारे देश बना लेते हैं, लेकिन उनका असली टेस्ट वॉर के दौरान बैटलफील्ड के ऊपर ही होता है। एंड इज D4 एंटीड्रोन सिस्टम की कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया ने देख ली है। इसलिए अब ताइवान ने भारत के D4 एंटीड्रोन सिस्टम में इंटरेस्ट शो किया है। DRDO ऑफिशियल ने बताया है कि ताइवान ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि हम उनके साथ डिफेंस डील साइन कर लें और यह डेवलप्ड डिज एंड पूरी तरह से मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम ताइवान को बेचे। ताइवान D4 एंटी ड्रोन सिस्टम भारत से परचेज करना चाहता है, लेकिन मसला यह है कि चाहते तो कई सारे देश काफी कुछ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत सरकार ताइवान के साथ डिफेंस डील कभी साइन नहीं करेगी। भारत आज भी वन चाइना पॉलिसी का फॉलोअर है। दो कंट्रीज के बीच डिफेंस प्राइस का जो सबसे बेसिक स्टैंडर्ड होता है वो होता है एक दूसरे देश में सबसे पहले मिलिट्री अटैचेस या फिर डिफेंस अटैचेस को तैनात करना। भारत ने ताइवान के साथ आज तक वो तक नहीं किया है। हाँ, यह पॉसिबिलिटी है कि हम ऑफ द टेबल जाकर कंप्लीटली अनऑफिशियल मैनर में ताइवान को D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की वर्किंग के बारे में बता सकते हैं, या फिर उनको भी ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं ताकि वह भी कल को चाइनीज ड्रोन्स और चाइनीज मनीशियंस को मार गिराने में सक्सेसफुल हो जाए। अब इस चीज की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ताइवान भी सेमीकंडक्टर से लेकर डाटा सेंटर्स और कई सारे क्रिटिकल सेक्टर्स में भारत की मदद कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सपना देख रहे हैं कि भारत और ताइवान के बीच एक डिफेंस डील साइन होगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिक्स समिट को लेकर। इस साल का ब्रिक्स समिट होना है ब्राजील में और न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले हफ्ते 6 से 7 जुलाई को ब्राजील ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन समेत चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सभी 10 ब्रिक्स देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर शामिल होंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट ईयर का 2026 ब्रिक्स समिट होगा वो भारत में होगा। अगले साल भारत ब्रिक्स को होस्ट करेगा क्योंकि ब्राजील के बाद ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास आने वाली है। नेक्स्ट ईयर 10 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भारत में एक साथ प्रेजेंट होंगे। लास्ट ईयर ब्रिक्स में 5 नए देशों को ऐड किया गया है, जिसके बाद अब टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं। इसलिए भारत को दोबारा ब्रिक्स समिट को होस्ट करने का मौका 8 से 9 सालों के बाद मिलेगा। ऐसे में अगले साल का 2026 ब्रिक्स समिट भारत के लिए काफी खास होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। दरअसल भारत सरकार टर्की को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। सेल्बी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के बाद और इंडिगो की टर्की शेयर लाइन के साथ कोट शेयर पार्टनरशिप को खत्म करने के बाद अब भारत सरकार ने भारत के अंदर ऑपरेट कर रही टर्की शेयर लाइन कंपनी को डायरेक्ट वार्निंग इशू कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जारी किया है। अब मसला यह है कि टर्की के नेशनल फ्लैग कैरियर टर्की शेयर लाइन कंपनी है और यह भारत में सालाना हजारों की संख्या में पैसेंजर और कार्गो दोनों तरह की फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है। पहलगाम हमले के बाद हम टर्की के साथ अपने रिलेशंस को रिव्यू कर रहे हैं। इसी के चलते भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने टर्किश एयरलाइन की सेफ्टी ओवरसाइट और रैंप इंस्पेक्शन करने का फैसला किया था ताकि यह इंश्योर किया जाए कि नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। भारत ने इंस्पेक्शन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के आर्टिकल 16 के तहत की थी, जो कि इंटरनेशनल लॉस के अकॉर्डिंग वैलिड है। देश के सबसे बड़े 4 एयरपोर्ट्स को चुना गया, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। इन चारों एयरपोर्ट्स के ऊपर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने
अपनी एक टीम को भेजा जिन्होंने टर्किश एयरलाइन के प्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स की प्रॉपर इंस्पेक्शन करके ये इन्वेस्टिगेट किया कि क्या टर्किश एयरलाइंस के प्लेन भारत में सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। यह इंस्पेक्शन चली थी 29 मई से लेकर 2 जून तक, यानी कि 5 दिन तक टर्किश एयरलाइन के प्लेन्स के ऊपर लगातार छापेमारी चलती रही। इसके बाद जो डीजीसीए के ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट सबमिट की है उसमें पता चला है कि टर्किश एयरलाइंस कई सारी गलतियां कर रही थीं। डीजीसीए ने बताया है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर टर्किश एयरलाइन के मार्शल के पास प्रॉपर ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स और वैलिड कार्ड भी नहीं था। इसके बाद जब टर्किश एयरलाइन का प्लेन लैंड हुआ था तो उस समय ग्राउंड के ऊपर कंपनी का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था और अराइवल प्रोसीजर एक टेक्नीशियन ने कंडक्ट किया था। उसके बाद कार्गो फ्लाइट्स के डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स में भी काफी सारी कमियां थीं। टर्किश एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी नहीं था। लैडर्स, स्टेप लैडर्स, ट्रॉलीज और ग्राउंड पावर यूनिट्स की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग भी एनश्योर नहीं की गई थी। डीजीसीए ने कहा है कि वो फॉरेन ऑपरेटर्स को भारत के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी के साथ फुल कंप्लायंस चाहते हैं। इसलिए टर्किश एयरलाइन इन सारी कमियों को जल्दी से दूर करने के लिए काम करें और फ्यूचर में डीजीसीए दोबारा से इंस्पेक्शंस कंडक्ट करेगा